आज तो हमारा पहला क्लास है। पहला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल इकोलॉजी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन ऑन इन नेशनल इकोनॉमी। So first, what is aquatic animal? Aquatic animal includes both vertebrate and invertebrate which live in water for all of the life or most of their life. They breathe air or extract oxygen from water through a specialized organ. कहने का मतलब जो है या तो डायरेक्टली एयर से ब्रीदिंग करेगा, है ना, या गिल के थ्रू, जो स्पेशलाइज ऑर्गन होता है गिल, उस गिल के थ्रू वो वाटर से ऑक्सीजन लेगा, या बहुत सारे स्पेसीज ऐसे होते हैं जो स्किन के डायरेक्टली स्किन के थ्रू रिस्पिरेट करता है। ठीक है ना, ये दो तरह के हो सकते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है कि वाटर में कितनी साल्ट है। तो डिपेंडिंग ऑन द dissolved amount of salt in the water, they are classified into two groups, that is fresh water animals और salt water यानी marine animals. ये subject to pressure from, यानी इस पर जो प्रेशर होता है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है या एक्सटिंक्ट हो रही है, तो क्यों हो रही है? इट अकर्स ड्यू टू ओवर फिशिंग, यानी खूब फिशिंग कर रहे हैं, है ना, या डिस्ट्रैक्टिंग फिशिंग, यानी ह्यूमन कंजप्शन हो नहीं रहा है, वो खा नहीं रहे लेकिन मार करके फेंक दे रहे हैं, जैसे सील का होता है, डॉल्फिन का होता है ना, मार करके वो फेंक देते हैं, है ना। मेराइन पोल्यूशन, जैसे आप देख रहे हो सी में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, बड़े बड़े शिप चलते हैं, चाहे कार्गो शिप हो चाहे पैसेंजर शिप हो, है ना, उससे बहुत सारे जो होता है पेट्रोलियम जो होते हैं वो उसमें वेस्ट वो बहा देते हैं या बाहर निकलता है, उसके चलते पोल्यूशन होती है और चलते उसकी पॉपुलेशन कम होती है। और सबसे लास्ट है क्लाइमेट चेंज। आप क्लाइमेट चेंज देखो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, वो रेनफॉल कम होते जा रही है ना, इस सब से भी इसका इफेक्ट पड़ता है ना। सुनाई दे रहा है ना? हेलो हेलो विपिन, विपिन, हेलो, अरे यार थोड़ा कम से कम वीडियो तो ऑन रख, वीडियो तो ऑन रखो, पता चले कि तुम लोग हो। ऐसा ना हो कि तुम कुछ बोलते भी ना सुनाए, ऐसा ना हो कि आवाज ही नहीं जा रही हो, है ना। तो कम से कम बीच में रिस्पॉन्ड का क्या करो। yes. हाँ कुछ तो रिस्पॉन्ड करो ना, एक तो अकेले उसमें से। जी सर। तो एक्वेटिक एनिमल जो हुआ, जनरली हम बताए कि तीन तरह का, तीन तरह का हो सकता है ना? या तो डायरेक्ट वो ब्रीदिंग करेगा, एयर एयर डायरेक्ट ब्रीथ करेगा। दूसरा ये हो सकता है आपको जो स्पेशलाइज ऑर्गन है गिल है उसके थ्रू रिस्पिरेशन कर सकता है। और तीसरा हमने बताया था जो स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन कर सकता है। ये तीन तरह का जनरली हम लोग वाटर ब्रीथिंग एनिमल्स में क्या क्या है जो गिल के थ्रू लेता है, जैसे फिश हो गया, मोलस्क आ गया। एयर ब्रीथिंग एनिमल्स में आ जाए जैसे व्हेल हो गया, सी कॉ हो गया, है ना। लेकिन ये जो है, जैसे हम शुरू में बताए थे कि एक्वेटिक एनिमल हम उसको बोलते हैं जो ऑलमोस्ट होल लाइफ पानी में ही रहता है, या कुछ पार्ट पानी में रहता है, कुछ पार्ट वो लैंड में रहता है ना। तो व्हेल और सी कॉ जो है वो पानी से बाहर जिंदा नहीं रहते, लैंड पे सरवाइव नहीं कर सकते। दूसरा होता है जैसे और है सी क्रूज सील्स हो गया, ईयर्ड सील हो गया, वालरस हो गया, ये पानी में भी रहेगा और जमीन पर भी रहेगा, है ना। तो ये हो गया आपका एयर ब्रीदिंग एनिमल्स में। फोर फुटेड मैमल्स में आ गया जैसे रिवर उटर, बीवर हो गया, है ना। एम्फीबियंस में आपका फ्रॉग आ गया, लेकिन फ्रॉग को लाइफ के कुछ पार्ट में साइकिल को पूरा करने के लिए उसे वाटर की जरूरत पड़ती है। वो भी कब, जब उसमें रिप्रोडक्शन होता है उस समय, और स्पॉनिंग जो एग डिपोजिशन जो होता है उस समय वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, फिर उससे स्पॉन से उसके लार्वी बनेगा, लार्वी से फिर फ्रॉग बनेगा, तो लार्वे स्टेज तक वाटर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वो जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद वाटर की जरूरत फिर नहीं होती है ना। इसीलिए कहेंगे जरूरत है, मतलब कि 100% जरूरत नहीं है, लेकिन लाइफ में कुछ पार्ट में कुछ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये हो गया आपका एक्वेटिक एनिमल था, जो किस किस तरह का एनिमल होता है ना। उसके बाद आता है कि एक्वेटिक एनिमल इकोलॉजी। तो फर्स्ट व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म interact
with each other and with their environment, ठीक है ना। यानी जो भी स्पीशीज, सपोज लो किसी वाट पॉन्ड है, पॉन्ड में जो फिश है, तो फिश आपस में उसका इंटरेक्शन क्या है, और उसके बाद जो भी इन्वायरमेंट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, न्यूट्रिएंट उसमें वाटर में है, ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज के इंडिविजुअल के साथ। उसके बाद डिफरेंट स्पीशीज, उसमें फ्रॉग भी होगा, क्या कहते हैं, ये हो जा, फ्रॉग हो सकता है, स्नेक हो सकता है, टर्टवाइज हो सकता है, स्नेल्स हो सकता है, मोलस्क हो सकता है, डिफरेंट स्पीशीज होगा, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन होगा, जू प्लैंक्टन होगा, उसके आपस में रिलेशन, कहने का मतलब है कि पहले तो सेम फिश टू फिश में रिलेशनशिप क्या है, सेम स्पीशीज में, उसके बाद डिफरेंट स्पीशीज के साथ क्या है। सपोज करो कि वहां पर स्वान है या गीज है, और सारे फिश को खा गया, तब तो एक्सटिंक्ट हो गया फिश। तो कहने का मतलब है कि दूसरे स्पेसीज के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो है उसका और इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है। ये तीन तरह का रिलेशनशिप है ना, जो इकोलॉजी में होता है ना। अब आता है एक्वेटिक इकोलॉजी। यहाँ तक पहले जनरल इकोलॉजी हो गया, चाहे ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, सिंपल एनिमल, सिंपल सेल्ड एनिमल, कॉम्प्लेक्स सेल्ड एनिमल, है ना, तो डिफरेंट टाइप का हो गया। लेकिन एक्वेटिक इकोलॉजी, एक्वेटिक मतलब की स्टडी ऑफ दिस रिलेशनशिप इन ऑल एक्वेटिक इन्वायरमेंट, यानी यानी एक्वेटिक जैसे कि सी लेते हैं या फिश लेते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो स्पेसीज है उसका आपस में क्या है, डिफरेंट स्पेसीज में क्या रिलेशनशिप है, और वाटर का जो इन्वायरमेंट है, जो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, फिजिकल में हो गया जैसे वाटर हो गया उसमें, है ना, और इसका क्या कहते हैं, केमिकल में डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गया, उसमें न्यूट्रिएंट हो गया, साल्ट हो गया, उसका रिलेशनशिप क्या है। अब जैसे फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मीठे जल की मछली जनरली हम लोग बोलते हैं, जिसमें साल्ट बहुत कम होता है। अब उसको मेरा साल्ट वाटर में डाल देंगे, यानी सी में डाल देंगे, तो क्या होगा, उस इतनी साल ज्यादा वो मर जाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि बिटवीन स्पेसीज, अमोंग स्पेसीज यानी दूसरे स्पेसीज के साथ, और एक्वेटिक जो है वाटर का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये एक्वेटिक इकोलॉजी में आता है। एक्वेटिक इकोलॉजी में एग्जांपल है जैसे ओशियंस हो गया, यानी सी, ईस्चुरी हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वेटलैंड जैसे चौर बोलते हो जहां पानी जमता है, वेटलैंड, रिवर, स्ट्रीम, झरना, ये सब हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम जो है ना एज ए होल कॉम्प्लेक्स है ना। ecosystem is a community of living organisms and their physical and chemical environment linked by flow of energy and nutrients। क्योंकि जहां कहीं भी स्पेसीज कोई रहेगा तो उसे सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, न्यूट्रिएंट, उसमें स्पेस चाहिए, ये सारे कुछ आता है उसमें। तो और वो रहेगा तो फूड चाहिए, तो फूड जहां से आएगा, जैसे हम लोग को एक लॉ है ना, 10% कन्वर्ट होता है, यानी सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट लेगा, प्लांट को एनिमल खाएगा, तो जो प्लांट में जो एनर्जी कंजर्व है उसका 10% एनिमल में आएगा, उसको फिर जो खाएगा फिर 10% ट्रांसफर होगा, है ना, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम सर्वाइव करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, तो क्या हम फूड खाते हैं, चाहे प्लांट ओरिजिन का हो चाहे एनिमल ओरिजिन का हो, है ना, उससे हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। जितना न्यूट्रिएंट प्लांट और एनिमल है उतना सारे हमें तो नहीं मिलता, है ना, ये चीज है। The ecosystem function as a discrete ecological unit and can be defined as a variety of scale। यानी एक बहुत लार्ज स्केल में इकोलॉजिकल यूनिट है, ये छोटा यूनिट नहीं को। अब जैसे हम अभी ये जस्ट एग्जांपल लेंगे कि 6 सेमेस्टर मतलब केवल पार्टिकुलर तुम्हारे बैच का है। हम बोलेंगे एलपीएम में कई सेमेस्टर के कई ईयर के लोग हैं। हम बोलेंगे वेटनरी कॉलेज, तो वेटनरी कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट, उनके सारे स्टूडेंट हो गए। यदि हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी जैसे एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बोलेंगे, इसमें बहुत सारे कॉलेज भी आते हैं, बहुत सारे मतलब कि डिफरेंट डिपार्टमेंट है, यूनिट है, कि ढेर सारे आते हैं। तो कहने का मतलब इकोसिस्टम जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी, बहुत लार्ज इकोलॉजिकल यूनिट है ना। एग्जांपल है जैसे गोदावरी रिवर बेसिन, पॉन्ड, चाहे हमारा इंटायर प्लानेट ले लो, है ना। It is the boundary of an aquatic system generally enclosed a system in which flow or flow can be estimated। यानी जहां कहीं भी इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम उसमें कितने स्पेसीज बाहर से आ रहे हैं, यहाँ से बाहर कहाँ जा रहे हैं उस इकोसिस्टम से, यानी
वो माइग्रेट भी क्या कर रहे हैं, इमिग्रेशन कितनी हो रही है, वो सारे उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहीं तो उसका बाउंड्री होगा। ऐसा तो नहीं है कि पॉन्ड का कोई बाउंड्री ही नहीं होगा, हमारे कैंपस का कोई बाउंड्री ही नहीं होगा। सारी दुनिया तो हमारा कैंपस हो नहीं सकता, पूरे पटना तो हो नहीं सकता। एक बाउंड्री होता है कि यहाँ तक ही हम है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन है। इकोसिस्टम में एक जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है ना। उसके अंदर जो आएगा, यहाँ से जो बाहर जाएगा तो माइग्रेशन, जो आया इमिग्रेशन, जो कुछ भी है, ठीक है ना। कहते हैं हेल्दी इकोसिस्टम नीड्स ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन वेरियस फूड सिस्टम। यानी उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म चाहिए, क्योंकि सबों का अपना अपना फंक्शन है। क्योंकि जो भी आपको बोले हैं कि फाइटोप्लैंक्टन चाहिए, जू प्लैंक्टन चाहिए, स्मॉल फिश चाहिए, लार्ज फिश चाहिए, उससे भी बड़ा व्हेल, शार्क चाहिए, है ना। फिर शार्क को भी तो खाने वाला कोई चाहिए, नहीं खाएगा तो मरेगा तो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजर चाहिए, ठीक है ना। ये सारे ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रोल है, और सबों का रहना जरूरी है ना। सिर्फ एक ही आदमी, एक ही ऑर्गेनिज्म रहेगा, एक ही स्पीशीज वो नहीं, सारे को, सबका अपना अपना रोल है। जस्ट फॉर जैसे हमारी सोसाइटी है, सबका अपना अपना रोल है। एनिमल का अपना रोल है, क्रॉप का अपना रोल है, टीचर का अपना रोल है, इंजीनियर का अपना रोल है, डॉक्टर का अपना रोल है, सबका अपना अपना रोल है। लेबर का अपना रोल है, नहीं ना। तो सबका अपना अपना रोल है, किसी एक आदमी से ये सोसाइटी नहीं चल सकता। इस सोसाइटी कहने का एक तरह से इकोसिस्टम है, वैसे ही है इकोसिस्टम है, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज का अपना डिफरेंट फंक्शन है। The physical characteristic of aquatic habitat affect the type of organism found there. पहले बता दें, तो फिजिकल का जैसे कि साल्ट है, वाटर में साल्ट ज्यादा होगा, तो जो साल्ट ज्यादा साल्ट टॉलरेट करने वाला स्पीशीज है वही सर्वाइव करेगा, जो नहीं टॉलरेट करेगा वो नहीं सर्वाइव करेगा। Living organisms and a particular environment are directly affected by nutrient concentration, temperature, water flow, shelter. यानी जो भी ऑर्गेनिज्म किसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में रहते हैं, है ना, उसके लिए किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो सर्वाइव करेंगे, न्यूट्रिएंट वहां उसको मिल सप्लाई हो रहा है कि नहीं, वाटर का टेम्परेचर कितना है, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। वाटर फ्लो जो होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें मिक्स होता है ना। जैसे आप झरने का पानी बहुत ठंडा होता है ना, और नहर का पानी नहीं फ्लो हो रहा है, कहीं जमा हुआ है तो गर्म हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या होता है, एक तरह से कूल, उसकी सेंसेशन कूल होती है ना। उसके बाद है आपका शेल्टर, यानी कहने का मतलब उसके रहने के लिए जगह भी, स्पेस भी तो चाहिए। शेल्टर क्या सेंस है, स्पेस। हमारे लिए शेल्टर का मतलब होता है घर, एनिमल के लिए होता है घर, हाउस, लेकिन यहाँ शेल्टर का मतलब होता है स्पेस, क्योंकि उसके लिए कोई घर नहीं बनता, स्पेस चाहिए। It's only the organism able to survive in a particular habitat and use the resources available there will thrive. यानी कहने का जहां पे ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जो पार्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए, तभी कोई स्पीशीज सर्वाइव कर सकता है, नहीं मिलेगा नहीं होगा। The interaction between living organisms also affect the type of organism found in an aquatic system. यानी कहने का मतलब है कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन क्या है। यदि सारे स्पीशीज आपस में लड़ते झगड़ते मरने मारने पर उतारू रहेंगे, तो वहां पर कोई जो सबसे स्ट्रांग होगा वो तो सर्वाइव कर पाएगा, बाकी सब ये हो जाएंगे। लेकिन वो भी कितने दिन तक सर्वाइव करेगा, क्योंकि इंटरेक्शन तो चाहिए। हम कहेंगे नहीं हम पूरा दुनिया में अकेला एक आदमी जिंदा रहेगा, पॉसिबल नहीं है ना। एज फॉर एग्जांपल कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, फूड, हैबिटेट, है ना, प्रीडेशन अफेक्ट स्पीशीज एबंडेंस एंड डाइवर्सिटी। कहने का मतलब है कि प्रीडेशन वहां बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि किसी का पार्टिकुलर पॉपुलेशन, स्पीशीज की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, नहीं हो रहा है, कम हो रहा है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। या वहां पर डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप का प्लांट होगा, एनिमल होगा, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज, या फिश होगा, या जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो डिफरेंट टाइप का होगा। In turn, the living organism in environment can influence some aspect of their environment. अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग का फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने सुविधा भोगी हो गया है, इतना रिसोर्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं कि क्या हो गया, आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है ना। यानी रेनफॉल नहीं हो रही है, क्योंकि इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, अपनी नीड को बढ़ाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जंगलों को साफ कर दिया,
जो आपका वाटर रिसोर्सेज था उसको भर करके हमने रोड बना दिया, घर बना दिए, डैम बना दिए, सब कुछ। इससे क्या हो रहा है कि बारिश नहीं होगी, रेन नहीं होगी, रेन नहीं होगी, क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करने ग्रीनरी जो होती है सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ना। तो क्या होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि कैसे इफेक्ट होगा, जैसे हम पहले ही बोले ना कि केवल प्रीडेटर ही लाइन ही रहेगा तो सारे हर्बीवोरस को खा जाएगा वो। केवल शार्क ही रहेगा तो बाकी सारे फिशेज को खा जाएगा, तो फिर शार्क कैसे जिंदा रहेगा। इसलिए सारी चीज पे डिपेंड करता है, इंटर रिलेटेड है सबकी लाइफ एक दूसरे से। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा एक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक है साल्ट वाटर लाइफ जोन, दूसरा है फ्रेश वाटर लाइफ जोन, यानी जो सी में रहते हैं यानी मैराइन स्पेसीज, एक होता है फ्रेश वाटर स्पेसीज। और वो डिपेंड किस पर करता है, पहले बताया था ना कि वाटर में साल्ट कितना डिजोल्व है। एग्जाम्पल जो है आपका है ना, साल्ट वाटर का जो है कोरल रीफ, गोवा साइड में जाओगे देखोगे मूंगे का पहाड़, काला पहाड़ होता, काला चट्टान होता है, पहाड़ नहीं बोलो चट्टान टाइप का होता है, उसको कोरल रीफ बोलते हैं ना। फ्रेश वाटर का जैसे लेक हो गया, पाउंड हो गया है ना, ये सब फ्रेश वाटर लाइफ जोन में आता है। तो हम लोग फर्स्ट में आते हैं साल्ट वाटर लाइफ जोन। साल्ट वाटर लाइफ जोन का सबसे बड़ा जो है जोन जो है ओशियन होता है, जिसको समुद्र बोलते हैं। ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली अर्थ का 71% एरिया कवर करता है ना। और ओशियन का सबसे बड़ा रोल है, जो ये रेनफॉल जो होता है उससे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ओशियन से वाटर इवेपोरेट होती है, ऊपर जाता है, वहां कंडेंस होती है, कंडेंसेशन होने के बाद उसकी प्रेसिपिटेशन एज ए रेन के रूप में हमें धरती पर मिलता है। और ये कहने का जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है पूरे वर्ल्ड के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कंट्रोल करता है। ओशियन में मोर देन 250,000 स्पेसीज रहते हैं, जो प्लांट है और एनिमल दोनों इंक्लूडेड है ना। तो ओशियंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जो किनारे का कोस्टल एरिया हो गया यानी कोस्टल जोन, और एक बीच का पानी वाला जिसको बोलते हैं ओपन सी, ठीक है ना। तो कोस्टल जोन और ओपन सी, ठीक है। तो कोस्टल जोन में क्या क्या होता है ना। कोस्टल जोन जो है, जो किनारे का एरिया जो है, वो उसमें जो है आपका 10% एरिया होता है, वो 90% एरिया ओपन में होता है। लेकिन इस 10% एरिया में है ना मैक्सिमम स्पेसीज होता है, जो मैराइन जो स्पेसीज होता है मैक्सिमम स्पीसीज जो 10% एरिया में है। क्यों? क्योंकि ये लैंड से कनेक्टेड है, और वहां से जो भी समुद्र में पानी कहां से जाएगा, रिवर में पानी कहां से आएगा, वर्षा होगी जमीन पे होगी, वहां से बह कर जाएगा, और जहां से वो बह कर जाएगा तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट अपने साथ लेकर जाएगा। और जब न्यूट्रिएंट लेकर जहां पर न्यूट्रिएंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, वहां पर स्पेसीज की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब जैसे बिहार है फर्टाइल लैंड है, पॉपुलेशन ज्यादा है, यूपी फर्टाइल लैंड है, बहुत पॉपुलेशन ह्यूमन का ज्यादा है। यही ले जाकर आप देखो जम्मू कश्मीर रेयर पॉपुलेशन है। अब राजस्थान चले जाओ रेयर पॉपुलेशन है, क्योंकि वहां फर्टाइल लैंड नहीं है। आदमी खाना तो खाएगा ना जी, पानी तो चाहिए ना जी, है ना? और दो चीज नहीं मिला तो वहां आदमी रहेगा नहीं, वो छोड़ के और माइग्रेट कर जाएगा। तो यही चीज ये कह रहे हैं हम लोग, है ना। इट्स मस्ट न्यूट्रिएंट रिच लाइफ जोन ऑफ द ओशियन का कहते हैं। कोस्टल जोन जो है बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है ना। कोस्टल जोन को हम लोग फिर हम डिफरेंट लाइफ जोन में बांटते हैं, जैसे एस्चुअरीज, the enclosed area of coastal water where sea water mixed with fresh water from inland streams or river। यानी जैसे हम लोग बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, एक तरह से एस्चुअरी है, वहां पर क्या होता है गंगा का पानी सी के पानी ओशियन के पानी से मिक्स होता है, यानी जहां पर फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर जो है मिक्स होता है वहां पर हम लोग उसको एस्चुअरी बोलते हैं। The temperature and salt level of the estuary depends on size of the flow from saltwater ocean and fresh water river or stream। यानी उसका जो सैलिनिटी लेवल क्या होगी, यानी ईश्वरी में साल्ट वाटर में साल्ट का लेवल क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि फ्लो का साइज क्या है, रिवर और स्ट्रीम से जो जा रहा है उसका साइज क्या है, और सी से जो आ रहा है उसकी फ्लो की साइज क्या है। जिसकी फ्लो की साइज ज्यादा होगी क्वालिटी उसी की होगी, क्वालिटी उसी की होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल लो, 1 लीटर दूध है उसमें 5 ml पानी मिलाएंगे तो किसका कलर आएगा, मिल्क का कलर आएगा, है ना। लेकिन वही 1 लीटर पानी है और उसमें 5 ml दूध मिलाएंगे तो
कितना पानी का हल्का धुंध लेकिन पानी वाला कलर आएगा, यानी जिसका जो मेजोरिटी फ्लो होगा ना उसका जो है टेम्परेचर और सैलिनिटी उस वही लेवल मेंटेन होगी, अप्रोक्सीमेट इन्हें कर वही रहे, क्योंकि मिक्स हो रहा है तो चेंज हो जाएगी है ना? लेकिन उसकी तरफ होगा। एक चीज पूछ रहा हूँ कि दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, इसके बाद मान लो कि खत्म होने जा रहा है, लगभग 2-3 मिनट में 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो क्या दोबारा ज्वाइन करोगे? एक चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है, देख लेना, इसी पर कर लेना ज्वाइन, कर लेंगे। दूसरा है आपका कोस्टल वेटलैंड, लैंड दैट इज कवर्ड विथ साल्ट वाटर ऑल और पार्ट ऑफ द ईयर, यानी समुद्र के किनारे का वो जो दलदली एरिया होता है, जहां साल्ट वाटर सालों भर हो सकता है, या गर्मी में रहेगा, जिस समय में पानी रहता होगा उस समय वो है, बारिश होती होगी उसमें 2-4 महीना रहेगा, उसको हम लोग कोस्टल वेटलैंड बोलते हैं, यानी दलदली जमीन जो उस टाइप को बोलते हैं। द लाइफ जोन ऑफ ए नंबर ऑफ स्पेसीज एंड दे आर पॉपुलर रिक्रिएशन पॉइंट, वो किनारे का जो वेटलैंड जो है कोस्टल वेटलैंड जो होता है ना, उसमें बहुत सारे स्पेसीज रहते हैं, लेकिन उसमें रिक्रिएशन जो बोलते हैं लोग, नाव चलाना, मछली मारना, जैसे हम लोग बंसी से मछली पकड़ते हैं रॉड से, है ना, फिशिंग रॉड से, ये सब रिक्रिएशन, लोगों को घूमने का, खेलने का, है ना, ये चीज है, तैर स्विमिंग करने का, है ना, राफ्टिंग करने का, ये सब का जो है रिक्रिएशन उसको बोलते हैं। इट एड्स द मेंटेनेंस ऑफ कोस्टल वाटर क्वालिटी बाय फिल्टरिंग एंड सेटलिंग और पोल्यूटेंट्स एंड न्यूट्रिएंट, ये जो है ओपन सी हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, जिसको ये हो गया, उसके बाद आपका कोस्टल वेटलैंड हो गया, तो और उसके बाद लैंड स्टार्ट हो जाती है, तो लैंड से जितनी जो न्यूट्रिएंट आते हैं या पोल्यूटेंट भी तो जाएगा ना, जैसे मरकरी, आयरन, लेड, जो भी हैवी मेटल्स है वो सब भी आएगा, उसको फिल्टर करता है, सॉइल भी आएगा उसको फिल्टर कर लेता है, समुद्र में वो मिक्स होने से पहले, है ना, यहाँ पर वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। It protects coastal land from flooding and from damage and erosion caused by storms. ये जो आंधी तूफान समुद्र में, क्योंकि खुला एरिया है, वो हवा भी तेज होगी, उसमें वो जो सी वाटर को जो डैमेज होगा, है ना, इरोजन के चलते, इससे भी प्रोटेक्ट करता है कोस्टल एरिया को, किनारे की एरिया को, जो किनारे का जो है उसको। एग्जाम्पल है बेज यानी बे ऑफ बंगाल, लैगून्स, कोरल रीफ, है ना। प्लांट एनिमल्स इसमें क्या क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फिश नहीं होते हैं उसमें, ग्रासेज होंगे और श्रिम्प्स जो होता है, प्रॉन जिसको बोलते हो, बड़ा प्रॉन को श्रिम्प्स बोलते हैं, है ना। इन कोरल रीफ क्योंकि चट्टान टाइप का है, उसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, उसमें ढेर सारे स्पीसीज भी होता है ना, जो अपने तरफ से एक तरह से अपना इकोलॉजिकल सिस्टम इकोसिस्टम बना लेता है। वो कोरल रीफ में अलग, वाटर में है ही, लेकिन उसका अलग से एक इकोसिस्टम हो जाता है ना। जैसे क्या होता है, पटना शहर है, उसमें कई मोहल्ले हैं, हर मोहल्ले का अपना इंटरेक्शन है लोगों का, है ना, तो वो एक अपना इकोलॉजिकल सिस्टम बना लेता है। उसके बाद आता है ओपन सी, ठीक है। ओपन सी जो है पहले बताए थे, ओनली 10% में 90% एरिया कवर करता है, लेकिन स्पेसीज जो होता है फिश का, जो भी प्लांट का सब ओनली 10% होता है, ठीक है। इसमें 3 लाइफ जोन होता है, यूफोटिक जोन, मिथाइल जोन, बैथियल जोन एंड एबिसल जोन। ये डिपेंड करता है कि लाइट कितना पानी में पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है ना, लाइट के पेनिट्रेशन पर है, कहां तक लाइट जा रही है उस पर है। यूफोटिक जो सबसे अपर लेयर को, जो पानी का सबसे अपर लेयर को बोलते हैं यूफोटिक जोन, है ना। कहते अपर ऑक्सीनिक जोन वेयर प्रोड्यूसर स्पेसीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, है ना, जो भी फाइटोप्लैंक्टन ये सब जो होते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पानी में भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहां से आएगा, प्लांट छोड़ता होगा, कोई स्पेसीज छोड़ता होगा, तभी आता है। न्यूट्रिएंट लेवल आर लो एंड डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल आर हाई, क्योंकि ऊपर है, प्रोड्यूसर नीचे रहता है, बीच में रहता है ना, वहां पर न्यूट्रिएंट लेवल कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कंटेंट हाई होती है, क्योंकि एयर से भी तो ऑक्सीजन मिक्स होता होगा, पानी की जो लहर चलती है उससे भी मिक्स होता होगा। कहते हैं makes up 90% of oceanic surface and only about 10% of world fish species are found there। पहले बताया 10% एरिया है, स्पेसीज है, लेकिन टोटल एरिया 90% को कवर करता है। सनलाइट पेनिट्रेशन रेट्स आर हाई इन दिस जोन, यानी इस एरिया में जो होता है, जो यूफोटिक जोन जो है, उसमें सनलाइट पेनिट्रेशन मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके बाद है बैथियल जोन, जो बीच का उसके नीचे का जो हार्डली लाइट होता है, सबसे नीचे एबिसल जोन होता है, जो कंप्लीटली डार्क होता है,
ना कुछ नजर नहीं आता, है ना। कहते ओनली फाउंड ओपन सी एंड डू नॉट कंटेन एनी प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रीटेटिंग लैक। तो एबिसल जोन जो होता है वहां कंप्लीटली डार्क होता है, वहां कोई प्रोड्यूसर नहीं, वहां केवल डिकम्पोजर होता है, केवल डिकम्पोजर होता है। जो मरेगा नीचे बैठेगा उसको डिकम्पोज करेगा। लेकिन डिकम्पोजर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो वो मरने के बाद ही, डेथ के बाद ही डिकम्पोज करेगा। ऐसा नहीं कि लाइव एनिमल को, लाइव स्पेसीज को डिकम्पोज करेगा, ठीक है। इन एबिसल जोन वाटर इज वेरी कोल्ड एंड योर ऑक्सीजन लेवल्स आर वेरी लो। एबिसल जो बीच का जोन जो है उसमें लाइट जाती है लेकिन कम जाती है ना, लेकिन वहां जो होता है बहुत ठंडा होता है, क्योंकि लाइट से भी टेम्परेचर आती है, वो ट्रांसफर नहीं होता है तो ठंडा होता है ना। और ऑक्सीजन की कंटेंट जो होती है बहुत लो होती है। बिलो एबिसल जोन on the bottom of it there are many species of decomposer which break down the organic material of the dead arsenic into nutrient होता है। सबसे नीचे वाला जो है जिसको बोलते हैं एबिसल जोन, वहां पर जो होता है आपका डिकम्पोजर होते हैं। द ओपन सी हैज ए वेरी हाई प्रोडक्टिविटी। ओपन सी का क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, ये सब कुछ है, इसलिए उसकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा होता है। दिस मेक द अबव मेंशन लाइफ जोन फॉर गेट इंपॉर्टेंस। इसके चलते ये जो लाइफ जोन जो है आपका सी, ओपन सी जो है लाइफ जोन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किनारे पर कितनी मछलियां होगी, किनारे का एरिया फिक्स है, 10% में आप कितना चाहोगे, भले 90% स्पेसीज रहते हैं, लेकिन जहां 90% एरिया है और 10% स्पेसीज रहते हैं, फिश रहता है, तो उसको तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा ना। यही चीज बात फिगर ऑसिन को हम लोग दो जोन में डिवाइड किए। कोस्टल जोन जिसमें ईस्चुअरी आ गया, कोस्टल वेटलैंड, स्वैम्प्स, कोरल आ गया। ओपन वाटर में आ गया यूफोटिक जोन, बेथियल जोन, एबिसल जोन, ठीक है ना। अब आते हैं फ्रेश वाटर लाइफ जोन। वाटर फाउंड इन वाटर विथ ड्यूअल साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ लेस देन 1%। यानी वाटर कंसंट्रेशन जो वाटर साल्ट कंसंट्रेशन जो वाटर में ड्यूअल है वो 1% से कम होना चाहिए। यानी 100 लीटर में 1 ग्राम साल्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो मेराइन में आ जाएगा और एक भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो फ्रेश वाटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्टैंडिंग बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर ना, जैसे जहां पानी स्थिर होता है, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, है ना, या चौर हो गया, इनलैंड वेट जिसको चौर बोलते हैं, जिससे वाटर का फ्लो नहीं होता है ना। दूसरा हो गया फ्लोइंग बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर, जैसे रिवर, स्ट्रीम, झरना, जहाँ वाटर का फ्लो होता है, ठीक है ना। अब कटने वाला है, ठीक है। चलो जब कर जाएगा देखेंगे। तो एक हो गया स्टैंडिंग बॉडी फ्रेश वाटर में, दूसरा हो गया फ्लोइंग बॉडी। स्टैंडिंग बॉडी में आ गया लेक्स, पॉन्ड, चौर जिसको वेटलैंड बोलते हैं ना, और फ्लोइंग बॉडी में आ गया जैसे रिवर, स्ट्रीम्स, नहर, कैनाल, कैनाल जहाँ पानी जहाँ स्ट्रीम बह रहा, पानी बह रहा, उसमें स्पीड हो। ओनली 1% ऑफ आवर सरफेस इज कवर्ड विथ फ्रेश वाटर। अर्थ का ओनली 1% जो है फ्रेश वाटर से कवर किया हुआ है। 90% तो आपका सी हो गया, है ना, और लेस जो 9% बचता है वो अर्थ होगा, अर्थ है यानी लैंड है, ठीक है ना। However, about 41% of all non-fish species live in fresh water। यानी जितने फिश स्पेसीज जो होते हैं, जो भी लगभग 1 लाख स्पेसीज है, समथिंग कुछ स्पेसीज है ना, और जिसमें कि हम लोग जो न जानते हैं, जिसका पहचानते हैं, जानते हैं कि ये फिश है, कोई और चीज नहीं है ना, तो 41% जो है उसका पॉपुलेशन, मतलब कि स्पेसीज का, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। रन ऑफ फ्रॉम लैंड प्रोवाइड्स वाटर न्यूट्रिएंट्स such as nitrogen, phosphorus because the fresh water zones are close to terrestrial ecosystem। यानी कह रहा है कि जो जमीन से जो बारिश के बाद पानी जो ये होगा ना, उससे उसको न्यूट्रिएंट मिलता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर लार्ज नेचुरल बॉडीज ऑफ स्टैंडिंग वाटर। जो पॉन्ड जो है, बड़ा बड़ा पॉन्ड, लेक्स जो होता है, वो बहुत लार्ज बॉडी है स्टैंडिंग वाटर का। दे आर फेड मेनली बाय रेनफॉल एंड मेल्टिंग स्नो एंड दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिफरेंट लाइफ जोन। यानी उसमें पानी कहां से आता है, या तो वर्षा से होगी, जो पॉन्ड है, या वेटलैंड है ना, या जैसे स्ट्रीम्स हुआ, झरना, ये सब, तो कहीं पर ग्लेशियर पिघल रहा होगा, बर्फ पिघल रहा होगा, तो पिघलने के बाद जो पानी आता है, जैसे हिली एरिया में होता है ना, खासकर नदर पार्ट में।
इसमें कई लैब जोन है, उसमें भी 3 लैब जोन है ना। फ्रेश वाटर में स्टैंडिंग वाटर और फ्लोइंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर लिटरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन,